नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? अशोक, मौर्य साम्राज्य के अशोक के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, वाणिज्य एवं व्यापार, इन सभी टॉपिकों पर भी हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, पिछले वीडियो में हमने सिर्फ साहित्य स्रोत के बारे में, अशोक मतलब मौर्य साम्राज्य के साहित्य स्रोत के ही बारे में वर्णन किया था। इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक यानी कि अभिलेखीय, जो वहाँ पे हम पिछले वीडियो में बात किए थे, अभिलेखीय या पुरातात्विक स्रोत के बारे में यहाँ पे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे या जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप इस चैनल को शुरू से अंत तक आप देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अशोक स्टार्ट करते हैं। अशोक का जो कार्यकाल था वो कितना था? 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक का कार्यकाल था। अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैनिया का शासक था। ठीक है, यानी कि उज्जैनिया का राजकुमार या गवर्नर था। ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि अशोक जब शासक बनने से पूर्व कहाँ का शासक था, या कहाँ का राजकुमार था, या कहाँ का गवर्नर था। ये कोई भी एक चीज़, या राजकुमार या गवर्नर या किस प्रांत का शासक था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रांत यानी कि उज्जैनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में उतार लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। उज्जैनिया का शासक था। उसने हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे और आप जानकारी जान लीजिए कि अशोक ने ऐसा कुछ, इनके बारे में बताया जाता है, अशोक अपने 99 भाइयों को मार के शासक बना था। लेकिन कुछ और अलग, जैसे बौद्ध साहित्य में ऐसा स्रोत है, बौद्ध साहित्य के दीप वंश में ऐसा बताया गया है कि नहीं, अशोक जो है वो सिर्फ अपने 5 भाइयों को मारकर शासक बना था। ठीक है, उसने देवान प्रिय, कौन? अशोक जो है, अशोक देवान पिय दस्सी और राजा का उपाधि, इसके साथ में मगधाधिराज, क्या मगधाधिराज की उपाधि भी हमें भ्राभु अभिलेख में देखने को मिलता है। अभी इसका हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? इसने 4 उपाधि लिया, देवान पिय दस्सी, राजा और मगधाधिराज। ठीक है, और मगधाधिराज की उपाधि का साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो भ्राभु अभिलेख में। अब बात करते हैं एक ही जगह, इसीलिए हमने यहाँ पे जो अशोक का जो अभिलेख है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम भी पुकारे गए हैं या लिखे गए हैं, उल्लेख किए गए हैं। तो इन जहाँ जहाँ जिन अभिलेखों में हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम देखने को मिलता है उनको हम यहाँ पे एक ही जगह लिख दिया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलन, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत नाम लिया गया है या पुकारा गया है या उल्लेख किया गया है। तो ये 4 अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन। नेत्तूर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, गुर्जरा मास्की ये कर्नाटक क्षेत्र में पाया गया है अभिलेख, और उदयगोलन ये भी दक्षिण भारत का ही अभिलेख है। ठीक है, तो इन सभी में नहीं, सॉरी, मास्की जो है वहाँ का नहीं है, गुर्जरा थोड़ा अलग बता दिए। तो मास्की जो है यहाँ पे भी इन सभी जो 4 नाम यानी कि 4 अभिलेख हैं, इन 4 अभिलेख में व्यक्तिगत नाम पुकारा गया है, किसका? अशोक का। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अशोक अपने सिंहारोहण के 8वें वर्ष, ठीक है, यानी कि जब वो शासन पे बैठा है तो उसके 8वें वर्ष बाद, ईस्वी कितना? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध अशोक ने कब किया? तो कलिंग युद्ध अशोक ने 8वें वर्ष अपने राज्यारोहण के या सिंहारोहण के 8वें वर्ष बाद किया। और पूछता है समय कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ह्वेंग सांग के अनुसार अशोक जो है, अशोक श्रीनगर को बसाया था। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये जान गए कि अगर हम यहाँ पे अनुमान लगाएं कि श्रीनगर जो है ये प्राचीन नगर है। क्या? एक प्राचीन नगर है श्रीनगर, क्योंकि ये इसे हम मौर्य साम्राज्य में भी देखने को पाते हैं, क्योंकि ये अशोक ने ही इसकी स्थापना किया था, इस नगर की, श्रीनगर की।
तो यहाँ से हम आपको क्या क्या याद करना है, आप याद कर लीजिए। पहला तो इनके उपाधियों के बारे में आप जान लीजिए, क्या क्या उपाधियाँ हैं। तो दीवान पियदस्सी राजा और मगधाधिराज। मगधाधिराज का उल्लेख भ्राभु अभिलेख में मिला है। उसी प्रकार से अशोक के व्यक्तिगत नामों का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो 4 अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलन, इन सभी में व्यक्तिगत नामों का उल्लेख है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन हमें देखने को इसमें मिला है, 8वें वर्ष पे किया था, और कितने सन पे, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक ने ही श्रीनगर का स्थापना किया था। आगे बात करते हैं इसमें क्या, अब वही बात है ना, बात की भ्राभु अभिलेख में अशोक स्वयं को मगधाधिराज कहता है। ठीक है, तो सिर्फ इसी में उल्लेख है। तो भ्राभु अभिलेख में 2 ऐसे जानकारियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक मगधाधिराज स्वयं क्या बोलते हैं, मगधाधिराज का उपाधि लेता है अशोक। और दूसरा जो है भ्राभु अभिलेख में जो साक्ष्य प्राप्त है, क्या, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसको तीनों को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को ये त्रिरत्न है। ठीक है, ये इसको, इन तीनों को हम क्या कहे हैं, त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। ये बौद्ध धर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 5 विदेशी शासक और 4 भारतीय राज्यों का वर्णन किया है। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उच्च तैयारी कर रहे हैं आईएएस, पीसीएस और आरओ एआरओ या टीजीटी पीजी किसी भी एग्जाम की, तो इसे ये सब कुछ क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार से पूछता है? ऐसे पूछेगा, अशोक के समकालीन विदेशी शासक कौन था? तो अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, इसी प्रकार से अशोक के समकालीन भारतीय प्रांत कौन कौन से थे, तो वो भी अगर याद नहीं रहेगा तो आप कैसे वहाँ पे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो एक एक करके हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये देश का नाम है इधर, और एक साइड में राजा का नाम है। तो सीरिया का राजा कौन था उस समय? अशोक के समय एंटियोकस था। मिस्र का राजा कौन था? टालेमी द्वितीय था। ठीक है, इसी ने डायनोसिस नामक उसके राजदूत को बिंदुसार द्वितीय के काल में भेजा था। मकदुनिया का राजा कौन था? एंटीगोनस था। सीरियन का राजा मगध था। और एपिरास, क्या इंपॉर्टेंट है, एपिरास का जो शासक था अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर ये इंग्लिश नाम है, उपनाम है, और इसका सही नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर को ही हम क्या कहते थे? एपिरास, सिकंदर को ही हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, और ये एपिरास का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 5 विदेशी राज्यों और उनके राजाओं का नाम याद कर लेना है। और भ्राभु अभिलेख में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के पॉइंट व्यू दृष्टि से, कौन कौन, इसमें त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। और दूसरा मगधाधिराज, अशोक ने मगधाधिराज का क्या लेता है? उपाधि लेता है। ठीक है, उपाधि धारण करता है। तो ऐसा हमें अभिलेखीय साक्ष्य भ्राभु अभिलेख में देखने को मिलता है। आगे 4 भारतीय राज्यों के बारे में देखते हैं जो 13वें शिलालेख में वर्णन है। तो चोल, केरल पुत्र, पांड्य और सती पुत्र, ये 4 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, तो ये भारतीय हैं। तो अगर आप यहाँ यूपी के हैं तो आप इसे आराम से दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, पूछा भी गया है। तो 4 कौन कौन से हैं? चोल, केरल पुत्र, पांड्य और सती पुत्र। हम पहले भी बता चुके हैं। मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारतीय में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर किसी का साम्राज्य था वो तो मौर्य साम्राज्य था। फिर उसके बाद देखते हैं किसका, तो गुप्त साम्राज्य आता है। तो क्योंकि गुप्त जो थे वो मौर्य के ही सामंत थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के ही सामंत थे, तो वहाँ से उन्होंने शासन प्रणाली को सीख लिया था। उसके बाद गुप्त ने भी एक अस्थायित्व कुछ समय के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायित्व राजतंत्र की स्थापना करता है। कौन? गुप्त काल में। और उसी तरीके से उनके गुप्त काल से पहले अस्थायित्व तंत्र की स्थापना कौन करता है भारतीय उपमहाद्वीप में? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, सिर्फ
दक्षिण भारत में तमिलनाडु और थोड़ा सा भाग केरल का ही ऐसा था जहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं देखने को मिलता है। बाकी आपको म्यांमार से लेके इधर और पूरा एरियाना किधर है, ये आपका बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ तक, यानी कि आधुनिक में जिसे कहते हैं अटक से कटक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था यानी कि अशोक का, वो अटक से कटक तक शासन था। ठीक है, पुराणों के अनुसार अशोक जो हमें अशोक के बाद राजाओं का जो उल्लेख हमें मिलता है, कौन कौन मौर्य साम्राज्य में शासन किया, तो वो पुराणों में लिखा गया है। इसमें बताया गया है दसोन, अशोक के बाद दसोन शासन करता है, और फिर उसके बाद दशरथ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और उसके बाद संप्रति, फिर उसके बाद बृहद्रथ, ये भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब एक एक करके इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। दसोन के बाद दशरथ, अब दशरथ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये दशरथ जो है नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों को गुफा दान में दिया। ठीक है, किसने, दशरथ ने। और दशरथ ने अशोक के ही तरह देवान पिय उपाधि भी धारण किया था। किसने, दशरथ ने। तो अगर हम देखें दशरथ जो है ये अशोक का क्या लगा, तो अशोक का ये पोता है, कौन, दशरथ। तो अशोक का पोता जो है दशरथ, उसने सर्वप्रथम या अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने अशोक की ही तरह देवान पिय उपाधि धारण किया। और अशोक की ही तरह अशोक ने भी क्या किया था, बराबर की गुफा को दान किसे दिया था, आजीवक को। ठीक है, तो उन्हीं की तरह अशोक की ही तरह दशरथ भी नागार्जुन पहाड़ी को दान देता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बराबर की गुफा की पहाड़ी को आजीवक को दान किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी को आजीवक को दान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, यही 4 राज्य पूछेगा, और उसके बाद दशरथ के बारे में पूछेगा। बृहद्रथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। ठीक है, किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार। शुंग वंश का, इसको मार के इसका मंत्री शुंग वंश का स्थापना करता था। तो इसका मंत्री कौन था, पुष्यमित्र शुंग था उस समय। तो आप यहाँ पे ये सब अपने दिमाग में छाप लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपको 2 चीज़ें इस स्लाइड से नहीं, 3 चीज़ें नहीं भूलना है। कौन कौन सा, 4 भारतीय राज्य, चोल केरल पुत्र, पांड्य सती पुत्र। दशरथ के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देवान पिय, अशोक की तरह देवान प्रिय इसने उपाधि धारण किया, और अशोक के ही तरह जैसे अशोक ने बराबर की गुफाओं को आजीवक को दान दिया था, उसी तरीके से दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ी को आजीवक को गुफा दान में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन गुफा दान से इस प्रकार से एक अभी आया है, सिर्फ अशोक से पूछा है कि अशोक के द्वारा दिए गए दानों में किसे ज़्यादा लाभ या लाभान्वित कौन हुआ। ठीक है, या लाभ प्राप्त हुआ, तो आजीवक संप्रदाय, क्योंकि आजीवक को ही गुफा में दान दिया गया था, बराबर की गुफा को। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे मान लीजिए लेटेस्ट में अगर पूछना चाहेगा इसी से संबंधित, तो दशरथ से पूछ लेगा कि दशरथ के द्वारा दिया गया दान किसे ज़्यादा लाभान्वित या किसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया, तो आजीवक को ही पहुंचाया, कि इसने भी अशोक की ही तरह नागार्जुन पहाड़ी को दान में दिया था। आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या है अशोक के शिलालेख में, यहाँ भी हम जानकारी देखते हैं। अशोक का शिलालेख, तो 1750 ईस्वी में टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक के लिपि को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया। क्या, थोड़ा सा, किसने, सबसे पहले टील पैंथर ने स्टार्ट किया था। लेकिन 80 यानी कि 87 साल बाद 1837 में, क्या, 87 साल बाद 1837 में पूर्ण रूप से जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो इस यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अशोक के शिलालेख को किसने सर्वप्रथम पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस ने। एक क्वेश्चन और आता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो जेम्स प्रिंसेस ही है। ठीक है, लघु शिलालेख,
स्तंभ लेख और बृहद शिलालेख, ये अभिलेख है जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। तो इसको किसने बांटा है लघु शिलालेख के रूप में, अभिलेख के स्तंभ लेख के और बृहद शिलालेख। एक और होता है गुहा शिलालेख, जिसे गुहा शिलालेख को हम कहते हैं गुफा में जो वर्णन किया है, यानी कि गुफा जो पत्थर की गुफाएं होती थी उस पे जो लिखे गए हैं अक्षर, तो उसे गुहा अभिलेख में अंतर्गत रखा गया है। तो इसे एडम स्मिथ ने क्या, इसको दिमाग में छापो, एडम स्मिथ ने इसको 4 भागों में बांटा है अशोक के शिलालेख को। आप भूलेंगे नहीं कि किसने बांटा है, अशोक के शिलालेख को एडम स्मिथ ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो भाग हैं? एक है आपका लघु शिलालेख, क्या लघु शिलालेख, दूसरा स्तंभ अभिलेख, तीसरा बृहद शिलालेख और चौथा गुहा शिलालेख। ठीक है, एक एक करके अब हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। 2 ही चीज़ आपको यहाँ रटना है, 3। एक सन, किस सन में पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को 1837 में। और किसने पढ़ा? जेन प्रिंसेस ने। ठीक है, किस लिपि को पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को। ये 3। और उसके बाद एडम स्मिथ महोदय जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अशोक के शिलालेख को 4 भागों में बांटा। कौन कौन? लघु शिलालेख, स्तंभ अभिलेख, बृहद शिलालेख और एक है गुहा शिलालेख। ठीक है, दिमाग में इसे छाप लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु शिलालेख के बारे में, एक एक करके चारों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो लघु शिलालेख में क्या, पहला है ब्रह्मगिरी अभिलेख। क्या? ब्रह्मगिरी अभिलेख में इलिसा नामक, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलिसा नामक जो नगर है वो किस अभिलेख में हमें इसका सूचना मिलता है, तो ब्रह्मगिरी अभिलेख में। ठीक है, तो हमें ये नगर सूचना कहाँ मिलता है? ब्रह्मगिरी अभिलेख में, इलिसा नामक का। दूसरा लघु शिलालेख है सुवर्णगिरी शिलालेख। ठीक है, इसमें रज्जुक नामक, क्या, रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। ये जो अधिकारी है रज्जुक, इसका एक जगह और वर्णन मिलता है बृहद शिलालेख में। बृहद शिलालेख में कहाँ? जो बृहद शिलालेख का तीसरा शिलालेख है उसमें रज्जुक नामक अधिकारी का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। रज्जुक जो होता था ये ग्राम और जिला, यानी कि जो जनपद, उस समय विषय या आहार कहा जाता था, यानी कि मौर्य काल में विषय या आहार कहा जाता है जिला को। तो वो इनके दोनों के बीच में क्या, कड़ी का कार्य करता था, बीच में एक जुड़ाव का कार्य करता था। ठीक है, रानी गुफा लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक की पत्नी जो है करुआकी का उल्लेख या चर्चा देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे और अलग नहीं पूछा जाता है लघु शिलालेख से संबंधित। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना दिए हैं इतना सफिशियंट है। रानी जो, तो यहाँ से रानी गुफा अभिलेख में क्या, करुआकी क्वेश्चन पूछता है कि करुआकी किसकी पत्नी थी, या अशोक के पत्नी की चर्चा किस अभिलेख में मिला है, तो लघु शिलालेख कौन है, रानी गुफा अभिलेख। ठीक है, रानी गुफा अभिलेख। इसी तरीके से रुम्मनदेही अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये भी लघु शिलालेख है, रुम्मनदेही स्तंभ लेख। ठीक है, अभिलेख। तो यह अभिलेख अशोक के 20वें वर्ष का है। क्या? जैसे कलिंग युद्ध हुआ था 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध जीता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये शिलालेख है ये एक उसके शासनकाल के, जैसे मान लिए 8वें साल 9वें साल वो शिलालेख, ऐसे 10वें साल 20वें साल वो शिलालेख अपने राज्य के कृतियों को या अपनी प्रशंसा के लिए दूर दूर तक गढ़वाता रहता था। ठीक है, और रास्ता कहाँ गढ़वाता था? रास्ते के किनारे किनारे शिलालेखों को गढ़वाता था और अपने नगर के वासियों को सूचनाएं भी देता रहता था अपने राजनीति यानी कि राजतंत्र के बारे में। अशोक जो है महात्मा बुद्ध के जन्म की भूमि पर, ठीक है, आया। कितने? अशोक जो है, रुम्मनदेही जो स्तंभ अभिलेख है इसके बारे में जो है वो इसमें लिखा गया है कि अशोक अपने 20वें वर्ष कहाँ जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्मभूमि यानी कि लुम्बिनी जाता है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद क्या करता है? वहाँ पे जाने के बाद गाँव का जो कर है, क्वेश्चन यही पूछा है, एनसीईआरटी का है ये। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि उसने गांव के, वहाँ के आसपास के गांवों का कर समाप्त कर दिया। कौन सा कर? बलि कर। ठीक है, बलि कर। जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से कि अशोक ने कहाँ के गांव के कहाँ के गांवों का कर समाप्त किया, बलि नामक कर समाप्त किया था और भाग के राशि को कम किया था। ठीक है, तो भाग, बलि और भाग, ये दो जो आप देख रहे हैं जहाँ पे पेन चला रहे हैं, ये दो अलग अलग कर हैं। ठीक है, बलि और भाग,
बलि, अभी इनके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे, बलि और भाग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है पहले थोड़ा सा, तो इसके बारे में और हम यहाँ पे देखेंगे। तो बात कर लेते हैं। तो 20वें वर्ष कहाँ गया था? रुम्मनदेही, यानी कि लुम्बिनी गया था। वहीं पे रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख को गड़वाता है कौन? अशोक। तो वो स्थान कहाँ पे है? महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या करता है? बलि नामक कर को समाप्त करता है। इसका वर्णन हमें रुम्मनदेही अभिलेख में स्तंभ में देखने को मिलता है। और भाग की जो राशि है, ठीक है, भाग के राशि को 1/8 कर देता है। पहले 1/6 लिया जाता था, जितना भी उपज होता था उसका 1/6 जो भाग होता था वो कर के रूप में राजा के पास जाता था, ठीक है। तो उसने भाग को कम कर दिया और बलि नामक कर को समाप्त कर दिया अशोक ने, ठीक। और अब बात कर लेते हैं बलि और भाग। ऋग वैदिक काल में बलि और भाग जो थे ये दोनों एक थे। बलि भाग ऐसे एक बोला जाता था ऋग्वेद में। तो बलि भाग जो था ये ऋग वैदिक काल में इसका जो अर्थ था अलग था। क्या था उस समय अर्थ? इसका अर्थ था उस समय पशुओं का बलि देना, ठीक है, पशुओं का बलि देना उस समय इसका अर्थ निकाला जाता था। लेकिन आगे चलकर यानी कि मौर्य साम्राज्य या बुद्ध के काल में बलि और, या नहीं, बुद्ध के काल में नहीं, यहाँ पे आप मौर्य साम्राज्य में हम बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में आके इसका अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? या ऐसा कह लें तृतीय बौद्ध संगीत के बाद बलि और भाग का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुआ था। और बात कर लेते हैं मौर्य काल में। तो बलि और जो भाग है ये किसके रूप में? कर के नाम से जाना जाने लगा। उसके पहले ऋग वैदिक काल में बलि भाग जो था ये पशुओं के बलि के नाम से इसका अर्थ निकलता था। और मौर्य साम्राज्य में ये कर का रूप ले लिया, बलि और भाग, ठीक है। इन शब्द का उपयोग कर के रूप में किया जाने लगा। तो आप इसको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लीजिए बलि और भाग का। सिज्म अभिलेख, इसमें बौद्ध संघ को अनुशासित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये सिज्म अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस अभिलेख में, किस लघु शिलालेख में बौद्ध संघ को अनुशासित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। किसमें किया गया है? तो ये जो है ये आप किया गया है आपके सिज्म अभिलेख में। यहाँ से जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। सारे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो यही बता चुके हैं कि इम्पॉर्टेंट है। सुवर्णगिरी में क्या? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। रज्जुक नामक अधिकारी का एक जगह और उल्लेख चर्चा मिलता है, कहाँ? 13वें शिलालेख में अशोक के। रानी गुफा अभिलेख में अशोक के पत्नी करुआकी का चर्चा देखने को मिलता है। रुम्मनदेही अभिलेख जो है अशोक अपने 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पे जाता है, वहाँ बलि नामक कर को समाप्त करता है और भाग के राशि को 1/8 कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसने कम करके कितना किया, तो 1/8 कर लिया। इसे दिमाग में। सिज्म अभिलेख में बौद्ध संघ को अनुशासित करने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वो अशोक के द्वारा किया गया है। अब दूसरा जो है अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो संख्या बताई गई है ये 14 बताया है। किसने? एडम स्मिथ ने इनकी संख्या 14 बताया है। अब देख लेते हैं कौन है वो 14 प्रकार। तो प्रथम शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध कर दिया गया और उसने अपने पकवान यानी कि जहाँ पे खाना बनता था अशोक के लिए, वहाँ पे सिर्फ 2 पशु और 1 पक्षी को मारने का सिर्फ आदेश था। और क्या है? सभी को शाकाहारी। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में या अशोक के काल में सभी उनकी जो प्रजा थी वो शाकाहारी हो गए थे। क्यों? क्योंकि सभी को अनुशीलन या नीति शास्त्र या जिसे धम्म की चर्चा भी हम बात इसी में सभी अभिलेखों में दिया गया है। चर्चा करते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ धम्म का बात किया गया है। तो अपने अभिलेखों के माध्यम से इतना प्रचारित कर दिया कि सभी लोग शाकाहारी हो गए, ठीक है। और यानी कि उसके बाद वो पशुओं पर अत्याचार करना कम भी कर दिए। द्वितीय शिलालेख में क्या है? संपूर्ण समाज क्या कहता है? द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है अपने कि हमने संपूर्ण समाज में यानी कि अपने पूरे समाज में और प्रांतों में,
ठीक है, चिकित्सक की व्यवस्था उपलब्ध करवा दी है। और विदेशों में भी क्या, और विदेशों में भी चिकित्सक की सुविधा भेजे हैं। ठीक है, कौन कहता है ये? अशोक कहता है द्वितीय शिलालेख में। और कहता है कि हमने सड़क का निर्माण भी करवाया है, कुआं कुआं खुदवाया है। ठीक है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया है। किसने? ऐसा बताया है द्वितीय शिलालेख में। किसने? अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ऐसे कार्य किए हैं। किसने? अशोक ने। और इसका साक्ष्य में कहा है द्वितीय शिलालेख में। और वृक्षारोपण, तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण समाज या विदेशों में चिकित्सक की सुविधा किस अभिलेख में देखने को मिलता है? या तो द्वितीय शिलालेख में। सड़क का निर्माण संबंधित नियम किस काल में किस शिलालेख में देखने को मिलते हैं? तो द्वितीय। कुआं वृक्षारोपण का कार्य हमें किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो द्वितीय शिलालेख में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। और कहाँ से? एनसीईआरटी से, एसके पांडे से, मणिकांत, किसी के भी नोट से, यूथ से, जो भी हो, हम सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर दे रहे हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्त, रज्जुक या राजू किसी को कहता था, जैसे अभी पीछे हम बात किए थे ना कि रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन है, तो ये तीसरे शिलालेख में भी देखने को मिलता है। और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारी हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ठीक है, इनको दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भी बारे में हम भी चर्चा आगे करेंगे थोड़ा सा, कि प्रशासन में इनका देखने को मिलता है कमाल, यानी कि कार्य। ठीक है, इनके कार्य बहुत अलग हैं। जैसे रज्जुक जो है ये ग्राम स्तर पे न्याय करता था। ठीक है, प्रादेशिक जो है ये नगरीय स्तर पर न्याय करता था, और करों का संग्रह संबंधित इसी के अंतर्गत आते थे। और क्या चर्चा हुआ है? मंत्रिपरिषद। तीसरे शिलालेख में युक्त, राज्युक और प्रादेशिक, इन तीनों, और उसके साथ साथ में मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, युक्त इसमें सबसे छोटा अधिकारी है। क्या? युक्त जैसे आधुनिक लेखपाल नहीं है हमारे यूपी में, उन्हीं को या राजस्व अधिकारी जो बोलते हैं, युक्त जो सबसे छोटा अधिकारी है, युक्त। ठीक है, उसके बाद रज्जुक, तो आधुनिक में जो बीडीओ हैं, बीडीओ, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र अभी कम है। इनके मौर्य साम्राज्य में इनका कार्य क्षेत्र अधिक था। और प्रादेशिक जो है आधुनिक में जैसे डीएम होते हैं, एग्रोनोमोई इन्हीं को बोला जाता है। यूनानी जो लेखक हैं इनको एग्रोनोमोई के नाम से पुकारते हैं। चौथे शिलालेख में धम्मनीति पर विचार किया गया है। ठीक है, पूछता है सर्वप्रथम किस उल्लेख में धम्म के बारे में देखने को मिलता है चर्चा? तो चौथे शिलालेख में। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि धम्म क्या है। इसमें क्वेश्चन खुद पूछा है अशोक कि धम्म क्या है, ऐसे पूछेगा धम्म क्या है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो चौथे शिलालेख में सिर्फ। और इसमें इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि मेगास्थनीज कहता है कि मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में, लेकिन मृत्युदंड का प्रावधान था। कहाँ पे? जब व्यक्ति कोई कर चोरी करता था। क्या? कर चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। तीसरे और चौथे दोनों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, तीसरे शिलालेख में और चौथे में। ठीक, और उसके आगे भी किया गया है। अभी एक एक करके फिर जोड़ते हुए चलते रहेंगे हम। तो धम्मनीति पर विचार व्यक्त किया, और पूछता है चौथे शिलालेख में कि धम्म क्या है। ठीक है, तो आगे फिर शिलालेखों के ही माध्यम से वो बताता है कि धम्म क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो आप जान गए ना कि मृत्युदंड दिया जाता था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, कब दिया जाता था? जब कोई व्यक्ति चोरी करता था, किसका? कर की चोरी के आरोप में व्यक्ति को सिर्फ मृत्युदंड दिया जाता था। अब आगे बात कर लेते। तो यहाँ से आपको क्या क्या देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले 14 शिलालेख हैं इसके। बृहद शिलालेख कितने हैं? 14, ये पूछेगा। प्रथम में पशु हत्या का प्रतिबंध, ये पूछ सकता है। द्वितीय में संपूर्ण समाज चिकित्सक उपलब्धता, सड़क निर्माण, कुआं खोदना, वृक्षारोपण, लोक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य दिया गया है द्वितीय में। तृतीय में अधिकारियों की चर्चा और मंत्रिपरिषद। तो अधिकारी कौन कौन? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तो युक्त सबसे छोटा अधिकारी होता था, उससे बड़ा राजुक होता था, उसके बाद में प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी होता था।
और चौथे शिलालेख में धम्मनीति पर पूछता है कि धम्मनीति क्या है, और कर चोरी का भी यानी कि कर चोरी पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान भी चौथे शिलालेख से ही हमें देखने को मिलता है या जानकारी देखने को मिलता है। तीसरे चौथे में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं पांचवा शिलालेख, इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे जानते ही हैं, सारा शिलालेख इम्पॉर्टेंट ही है। अब पांचवें के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा जो शिलालेख है इसमें कह रहा है राज्यारोहण के 13वें वर्ष बाद, क्या 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध करता है, 20वें वर्ष बाद क्या, 20वें वर्ष बाद अपने राज्यारोहण या राज्याभिषेक के बाद क्या करता है, 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी यानी कि महात्मा बुद्ध के गांव में जाता है, और 13वें वर्ष बाद में क्या करता है, ये धम्म महामात्र की नियुक्त करता है। ठीक है, धम्म महामात्र क्या करते थे ये जैसे बताया नहीं कि पशु हत्या जो व्यक्ति करता था उसको दंड कौन देता था, धम्म महामात्र। ठीक है, ये न्याय का भी काम करता था। ठीक है, धम्म महामात्र ये नगर वाला अधिकारी होता है, धम्म महामात्र। मौर्यकालीन समाज के बारे में भी वर्णन हमें देखने को मिलता है, किसमें, पांचवें शिलालेख में। समाज क्या, किसके समाज, मौर्य काल में जो समाज था उसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, किसमें, पांचवें शिलालेख में। धम्म महामात्र अधिकारी का चर्चा कहाँ देखने को मिलता है, नियुक्त चर्चा पांचवें शिलालेख में। वर्ण व्यवस्था का, तो ये सामाजिक से संबंधित है, वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ये पांचवें शिलालेख में। बहुत इंपॉर्टेंट छठा शिलालेख जो है सजग एवं सक्रिय प्रशासन, ये क्वेश्चन आया है किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में सजग एवं सक्रिय प्रशासन का वर्णन या चर्चा देखने को मिलता है या उल्लेख है, तो छठवें शिलालेख में ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे आ भी सकता है। और व्यवस्थित व्यापार, क्या व्यवस्थित व्यापार, इसके काल में श्रेणी नामक संघ हो यानी कि श्रेणी नामक संघ भी बन गए थे। क्यों, क्योंकि मौर्य काल में कृषि के साथ साथ वाणिज्य एवं व्यापार पे भी विशेष महत्व दिया जा रहा था। ठीक है, जिसके कारण उस समय बहुत सारे संघ स्थापित हुए, तो सभी के संघ अलग अलग थे, उनके अध्यक्ष भी अलग अलग नामों से जाने जाते थे। अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सक्रिय प्रशासन, सजग एवं सक्रिय प्रशासन किसके अंतर्गत है, छठे शिलालेख में, यानी कि पुलिस जो उस समय थे, नगर पुलिस, गांव के पुलिस, और जो डीएम आधुनिक जैसे हैं उस समय एग्रोनोमोई, और ये सब क्या थे, इन सभी को बताया गया था कि आप सजग और सक्रिय प्रशासन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद किसमें, तीसरे, चौथे, छठे। ठीक है, ये चीज़ हमने जोड़ दिया। ये सब आपको मौर्य समाज के बारे में चर्चा पांचवें में, वर्ण व्यवस्था पांचवें में, सजग एवं सक्रिय प्रशासन छठवें में, मंत्रिपरिषद छठवें में। अगर आपको एनालिसिस वाला क्वेश्चन दे देगा किन किन अभिलेखों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, तो अभी बात कर लिए तीसरे, चौथे और छठे। अब आप बात करते हैं नौवें का, सातवें आठवें के यहाँ छोड़ दिए हैं, वो बाद में बात करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नौवां शिलालेख जो है वो खर्चीले समारोह जैसे विवाह, शादी आदि की निंदा करता है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या करता है, धम्म पर बल देता है। क्या, धम्म पर बल देने का साक्ष्य या अभिलेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो नौवें शिलालेख या नवम शिलालेख इसे बोलते हैं। ठीक है, धम्म पर बल देता है। दसम शिलालेख में कहता है धम्मनीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। क्या, धम्मनीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। और सर्वप्रथम 11वें शिलालेख में ये धम्म की व्याख्या करता है कि धम्म क्या है, जो हम पूछा गया था कहाँ पे, धम्म क्या है, चौथे शिलालेख में, उसी का जवाब हमें कहाँ मिलता है, 11वें। तो चौथे में पूछा जाता है धम्म क्या है, 11वें में बताया जाता है धम्म नीति की व्याख्या, और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है 10वां। ठीक है, और धम्म पर सर्वप्रथम बल दिया गया है। सिर्फ धम्म पर बल पूछे तो नौवां शिलालेख है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल पूछे क्वेश्चन में तो 10वां शिलालेख है। 11वें शिलालेख में धर्म नीति की व्याख्या, धम्म नीति की व्याख्या, ठीक है, पूछे तो वो 11वें शिलालेख में दिया गया है। धम्म नीति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे आप पशु बलि न करें, चोरी, और आप अध्यात्म के तरफ झुकाव रखें आपका, और एक सजग और सक्रिय नागरिक होने का प्रमाण दे, ये सब चीज़ें क्या है। और सहिष्णुता,
सहिष्णुता के बारे में, यानी कि सबसे धम्म का अर्थ यही है सहिष्णुता। क्या धम्म का अर्थ है नैतिक शास्त्र या सहिष्णुता, इसका दो ही अर्थ निकाला जाता है, तो दिमाग में आप इसे घुसा लीजिए। धम्म का आशय क्या है, तो सहिष्णुता है, या सहिष्णुता या धर्मनिरपेक्षता या सजग रूप से एक अस्थायित्व नागरिक का प्रमाण। ठीक है, ये सब क्या इसका अर्थ निकाला जाता है धम्म का। और तो धम्म का व्याख्या सर्वप्रथम 11वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, 12वां शिलालेख नहीं पूछा है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए द्वादश बोला है। क्या द्वादश, इसी तरीके से दसवां नहीं दसम लिखा है। ठीक है, पूछा है, रोमन भाषा में पूछता है बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे पहला चौथा, ठीक है, चौथा 11वां 13वां शिलालेख, ये सब ऐसे रोमन भाषा में भी इसके शिलालेख देता है, संस्कृत में भी देता है द्वादशम शिलालेख। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछेगा, अर्थ एक ही रहेगा, और बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और जानते क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इस लेक्चर में आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। और विभिन्न संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसने कहा है 12वें शिलालेख में सभी धर्म के लोग एक स्थान पर एक स्थान पर सहिष्णुता के साथ रह सकते हैं। ठीक है, एक स्थान पर सहिष्णुता या धार्मिक श्रेष्ठता न दिखाकर सहिष्णुता के आधार पर एक ही जगह पर सभी लोग निवास कर सकते हैं। 12वां 13वां इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 13वां से संबंधित, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं अगर अभिलेख में देखा जाए तो 13वां ही सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा गया है। तो इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। तो कलिंग युग आप पीछे बता चुके हैं 261 ईसा पूर्व में, और 8वें वर्ष राज्यारोहण या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध करता है। इसका व्याख्या हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें 13वें शिलालेख में। और 13वां शिलालेख जो प्राप्त किया गया है वो शाहबाजगढ़ी नामक स्थान से प्राप्त किया गया है। युद्ध विजय, क्या दो प्रकार के पहले नीति अपनाते थे किसी प्रदेश को जीतने के लिए। ठीक है, तो एक था युद्ध विजय, दूसरा था धम्म विजय। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। युद्ध विजय क्या है, धम्म विजय क्या है। तलवार के बल पर जो प्रांत जीता जाता था उसे हम युद्ध विजय के नाम से जानते थे, लेकिन लोगों को तलवार के बल पर न जीतकर उनके अंदर ज्ञान का प्रसार करके, ठीक है, अपनी नीतियों को सही रूप से संचालन करके इस प्रकार से लोगों के हृदय को परिवर्तन कर देना और उसके बाद अपने साम्राज्य में मिला लेना। ठीक है, इसी को धम्म विजय कहा गया है। ठीक है, यानी रक्तपात ना करते हुए लोगों का हृदय परिवर्तन करके जो हम शासन करते हैं उसी को हम धम्म विजय कहते हैं। ठीक है, 13वें शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट है, अटवी जाति का उल्लेख हमें मिलता है। 5 यवन राज्य का उल्लेख और 4 पड़ोसी राज्य का उल्लेख हमें देखने को मिलता है 13वें शिलालेख में। पीछे हम बात कर चुके हैं यहाँ पे भी इनके राजाओं का, तो आप अपने दिमाग में वो सब छाप के रखिए। क्वेश्चन यही से पूछता है। एक क्वेश्चन ये जनजात से भी पूछता है, अटवी जाति क्यों पूछता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अटवी जात के बहुत सारे लोगों को अपने सेना में भर्ती किया था, इसीलिए ये जाति जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कन्फ्यूजन वाला भी है, तो इस कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ फैक्ट के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कह रहा है कन्हार में स्थित साय ए कुना या सरे कुना। ठीक है, अभिलेख में क्या अशोक अभिलेख जो है जो कन्हार में स्थित है, कौन, साय ए कुना या सरे कुना अभिलेख, इसमें द्विभाषित यानी 2 भाषाओं का उपयोग किया गया है अशोक के इस शिलालेख में। ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त है, स्थान है कन्हार, और उसका नाम क्या है अभिलेख का, तो साय ए कुना या सरे कुना के नाम से अभिलेख का नाम है। एक द्विभाषित क्या है, यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग एक साथ इसमें किया गया है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसे छाप लीजिए। यूनानी और अरमाइक लिपि का उल्लेख हमें एक ही साथ या
कहाँ देखने को मिलता है? तो सरेकुना। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से इसी से पूछता है कि किस अभिलेख में अशोक के द्विभाषित अभिलेख हमें जान अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें द्विभाषित है अभिलेख कहा जाता है? तो कन्हार का। क्या? कन्हार का साएकुना या सरेकुना इसे कहा जाता है। इसमें प्रयोग किया गया है यूनानी और अरमाइक लिपि। दूसरा अशोक है सरेकुना। इसमें देखिए बड़ा सा से शुरू हुआ है, इसमें छोटा सा से, यही अंतर है। अंतर बस इतना ही है, एक बड़ा से है, एक छोटा सा से है। ठीक है, अभिलेख में ये हमें गंधार से प्राप्त हुआ है। एक कन्हार से प्राप्त हुआ है, एक गंधार से प्राप्त हुआ है। जो गंधार से प्राप्त हुआ है वहाँ अरमाइक और ग्रीक लिपि का उपयोग किया गया है, और जो कन्हार से हमें मिला है वहाँ यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। यही यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अरमाइक यानी छोटा से बड़ा सा सरेकुना, और छोटा सा से जो शुरू होता है सरेकुना, इन सभी का स्थान हमें देखना है। जो बड़ा सा से सरेकुना स्टार्ट होता है वो कन्हार में मिला है, और जो छोटा सा से सरेकुना स्टार्ट होता है अभिलेख वो गंधार में मिला है। दोनों में लिपियां द्विभाषित हैं, अलग अलग लिपियां हैं, अंतर हैं, तो वो भी अंतर आप देख लीजिए। जो कन्हार से प्राप्त है वो वहाँ पे यूनानी अरमाइक, और जो गांधार से प्राप्त है उसमें अरमाइक और ग्रीक। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, आरओ बिहार पीसीएस, इन सभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी है, इतिहास के बच्चों के लिए। और बाकी जो वनडे हैं बस एक बार देख लें, बाकी उतना ज़्यादा नहीं पूछता है वनडे में, लेकिन बड़े एग्जामों में पूछता है। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात किए थे, एक एक करके चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, सामाजिक स्थिति, इन सभी के बारे में सब चर्चा हम करेंगे इस लेक्चर में। अब बात करते हैं, कह रहा है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन, जो मौर्य का प्रशासन था 3 भागों में बांटा गया था। एक केंद्रीय, सबसे जो केंद्र में रहता था, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, और बीच में सबसे जो नीचे होता था उसे स्थानीय प्रशासन कहते थे। अब देख लेते हैं एक एक करके आगे, तो इसे अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में, तो राजा सर्वोच्च था। इसमें सैनिक, न्यायिक और वैधानिक तथा कार्यकारी मामलों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा ही होता था मौर्य साम्राज्य के समय में। राजा के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद प्रयोग होता था। तो मंत्रिपरिषद पीछे इसीलिए इम्पोर्टेंट था, सभी जगह हम उल्लेख किए हैं। तीसरे में, चौथे में, छठे में और 12वें शिलालेख में, इन सभी शिलालेखों में हमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। तो केंद्रीय महामात्रों, ठीक है, केंद्रीय महामात्रों तथा अध्यक्ष के अधीन निम्न स्तर के अधिकारी होते थे। ठीक है, जो केंद्रीय, एक स्थान पे अभी हम देखें ना, महामात्रों का नियुक्त, जो 9वां शिलालेख है उसमें लिखा गया है महामात्रों का नियुक्त। क्या? अभी हम पीछे देखो, हम बताए हुए हैं महामात्रों का नियुक्त। ये धम्म महामात्र, सॉरी, ये 5वें शिलालेख में है। धम्म महामात्र का नियुक्ति है 5वें शिलालेख में। देखिए यहाँ पे है, एक किसका चर्चा है? तो 5वें शिलालेख में। तो इसीलिए हम वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से समझा के बताए थे दोस्तों। ठीक है, तो क्या मंत्रिपरिषद और केंद्रीय महामात्रों 5वें शिलालेख में, और अध्यक्ष के अंदर, महामात्र और अध्यक्ष के अंदर निम्न अधिकारी जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जो हैं, इन्हीं सभी के अंतर्गत आते थे। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र में 18 तीर्थकर। ठीक है, जो ये महामात्र हैं इन्हीं को तीर्थकर कहा गया है अर्थशास्त्र बुक में। ठीक है, और 27 अध्यक्ष का चर्चा मिलता है। अब अध्यक्ष क्या है और तीर्थकर क्या है? ठीक है, अध्यक्ष जैसे विभाग का जो अध्यक्ष, जैसे आधुनिक समय में जैसे मान लीजिए वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष, और सड़क मंत्रालय का अध्यक्ष, रेलवे मंत्रालय का अध्यक्ष, और आयुर्वेद मंत्रालय का अध्यक्ष, दवाखाना मंत्रालय का अध्यक्ष। तो उसी तरीके से हमें ये सब देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य में भी। ये तो आधुनिक बताए, तो मौर्य साम्राज्य में भी इसी प्रकार के विभाग बटे थे और उनके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और तीर्थकर उन्हीं के अंतर्गत आते थे। तीर्थकर, अब तीर्थकर सबसे पहले बात करेंगे कुछ, और कुछ अध्यक्षों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये अर्थशास्त्र में चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है,
18 तीर्थकर, ये तीर्थकर देख लीजिए। पहला है मंत्री और पुरोहित, दूसरा है समाहर्ता, ये राजस्व एकत्र करना और वार्षिक बजट तैयार करना राज्य का, ठीक है, ये समाहर्ता का कार्य था। और सन्निधाता का कार्य कोषाध्यक्ष था। क्या, ये जो पैसा आता था जो कोष में, उनका लेखा जोखा कौन रखता था, तो सन्निधाता रखता था। प्रादेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीर्थकर होता था ये संबंधित था न्यायिक से। क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है, कंठ शोधक न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था, तो प्रदेष्टा। ये क्या है, प्रदेष्टा होता था। प्रदेष्टा जैसे प्रेजेंट टाइम में एक सिविल न्यायालय होता है, एक फौजदारी न्यायालय, तो जो कंठ शोधन न्यायालय होता था वो फौजदारी न्यायालय होता था। क्या, फौजदारी न्यायालय होता था। और दूसरा यही इसीलिए लिख दिया है व्यवहारिक, व्यवहारिक जो होता था वो क्या होता था, वो सिविल प्रकार का न्यायालय होता था। उसका जो न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक नाम से जानते थे। यानी कि धर्मस्थ न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय को के न्यायाधीश को हम क्या कहते थे, व्यवहारिक कहते थे। और कंठ शोधक न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे, उस समय प्रदेष्टा कहते थे, ठीक है। तो ये तीर्थकर के तीर्थकर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से प्रशास्ता जो शब्द उपयोग किया गया है किस तीर्थकर के लिए किया गया है, ये राजा की आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने वाला विभाग था, ठीक है। और दंडपाल, ये सेना विभाग का प्रमुख होता था, दंडपाल, ठीक है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। आगे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौर्य प्रशासन था वो स्तरीय खंड रूप में देखने को मिलता है, यानी कि एक स्तर लेयर वाइज, जैसे ये आप देखिए लेयर में बटा था, जैसे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और फिर उसके बाद स्थानीय प्रशासन। तो एक लेयर आपको देखने को मिलेगा मौर्य प्रशासन में। तो किस प्रकार से ये बटे थे, 7 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहले पे सर्वोच्च पे साम्राज्य आता था, उसके बाद प्रांत का जो राजकुमार या गवर्नर नियुक्त किया जाता था वो किसी राजशाही वंश से ही होता था। उससे नीचे आहार या विषय आता था। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में कि विषय का आशय है या विषय का मौर्य काल में किस लिए, विषय शब्द का मौर्य काल में किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो विषय का अर्थ है जिला, ठीक है। तो विषय या आहार, इसका आधुनिक नाम है जिला, जो जिसे हम जिला कहते हैं, ये आधुनिक है। इसी प्रकार से स्थानीय, क्या, स्थानीय में क्या आते थे, 800 गांवों का समूह जो होता था उसे स्थानीय के अंतर्गत रखा जाता था। द्रोणमुख, 400 गांवों का जो समूह होता था तो एक द्रोणमुख उसे बना दिया जाता था। कारवार्तिक, 200 गांवों का समूह, ठीक है। संग्रहण, 100 गांवों का समूह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे कारवतिक और द्रोणमुख, ठीक है। तो कारवतिक में अगर हम बात कर लें, जैसे अभी आधुनिक में गांव के जैसे 100 गांव ये हो गया, आधुनिक में ब्लॉक है, ब्लॉक पद्धति जो है उसी को कारवतिक कहा जाता था। ब्लॉक से ऊपर जैसे आपका राजस्व विभाग का जो मान लीजिए है उसे द्रोणमुख कहा गया है, और फिर उसके बाद स्थानिक आता था। इसी प्रकार से विभाग अलग अलग स्थानों पे बनाए जाते थे, उनके अंतर्गत जैसे 400, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। स्थानिक के अंतर्गत कितने गाँव के समूह आते थे, इस प्रकार से पूछा है इसमें क्वेश्चन, तो 800 गाँव। द्रोणमुख 400 गांव, कारवतिक 200 गांव, संग्रहण 100 गांव। तो अगर मान लो अब ये तो क्वेश्चन आ चुका है, मान लीजिए ये ना देके कारवतिक का दे दे तो पूछेगा कारवतिक में कितने गांव का समूह होते थे, तो 200 गांव का। तो इम्पोर्टेंट है, इसे विषय और ये गांव का समूह आप ऐसे सम वाइज में था, 100, 200, 400, 800, ठीक है, गुणे में 200, इसी टाइप के मौर्य प्रशासन का ये खंड स्तरीय रूप देखने को हमें मिलता है। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, अध्यक्ष कितने, 27 प्रकार के अध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में भी देख लेते हैं। समाहर्ता जो अध्यक्ष होता था वो किस विभाग का था, तो ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। और सन्निधाता जो अध्यक्ष होता था ये शाही राजकोषीय विभाग का प्रधान होता था, अध्यक्ष होता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष, ये कृषि भूमि का, यानी कि जैसे अभी कृषि मंत्रालय है तो कृषि मंत्रालय का जो अध्यक्ष होता था उस समय
वो कौन होता था? अभी तो मंत्री नियुक्त होते हैं, उस समय राजतंत्र था तो उस समय अध्यक्ष नियुक्त होते थे। सीता अध्यक्ष को जो सीता अध्यक्ष होता था वो कृषि मंत्रालय का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुद्रा निर्माण से संबंधित जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। क्या? लक्षणाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का जो अधिकारी होता था उसे कुप्याध्यक्ष कहा जाता था। पतनाध्यक्ष, पतना से पता ही चल रहा है बंदरगाह विभाग संबंधित, जो जैसे जहाज रानी अभी मंत्रालय है नितिन गडकरी हमारे, उसी तरीके से इस समय पतनाध्यक्ष जो होता था वो बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष ये बाट तराजू एवं माप संबंधित जांच का अधिकारी अध्यक्ष होता था। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष व्यापार विभाग का अध्यक्ष होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अपने दिमाग में से छाप लीजिए। महामात्र सरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। महापात्र सरल तो ये गुप्तचर और खुफिया, जैसे अभी सीबीआई हमारे यहाँ मौजूद है तो खुफिया विभाग, इसी तरीके से मौर्य शासन में भी विभाग होता था जिसका अध्यक्ष कौन होता था? महामात्र सरल होता था, खुफिया एवं गुप्तचर विभाग का। इसको एक एक करके अपने दिमाग में पूरा छाप लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में तो पक्का रहता है, वहाँ से तो पूछ ही लेता है, और पीसीएस ऊसीएस में भी पूछने का बहुत चांस रहता है। इसका हम छोटा कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात आगे करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, अब केंद्रीय प्रशासन हो गया, ये सब केंद्र में उपयोग होते थे। कौन कौन? तीर्थकर अध्यक्ष। तो प्रांतीय प्रशासन में देखने को मिलता, अब हमें कौन कौन देखने को मिलता है प्रांतीय प्रशासन में? आते हैं, ये निम्न प्रांतों में विभाजित था। केंद्र प्रशासन अभी हम पीछे देखें 7 भागों में, ठीक है, साम्राज्य, प्रांत, विषय, आहार, इस प्रकार से 7 भागों में। उसको यहाँ पे हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, इसको क्रम से भी पूछा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? तो साम्राज्य है, और सबसे छोटा इसमें संग्रहण है। तो अगर क्रम से पूछे, मान लीजिए साम्राज्य की तरफ से आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में पूछे तो साम्राज्य, प्रांत, आहार, विषय, स्थानिक, द्रोणमुख, प्रावर्तिक, संग्रहण आएगा। और लेकिन अगर ये तो हुआ घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में पूछे, ठीक है, दोनों शब्द ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो संग्रहण सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कार्वतिक होगा, फिर द्रोणमुख होगा, स्थानिक होगा, फिर आहार, विषय। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो अब प्रांतीय के बारे में बात कर लें तो उत्तरापथ, ये इनका मौर्य प्रांत जो था 5 भागों में विभाजित था। कौन कौन? एक एक करके देख लेते हैं। एक था उत्तरापथ, जहाँ पे चाणक्य थे, तक्षशिला, ठीक है, उत्तरापथ तक्षशिला से संबंधित है। अवंतिक राष्ट्र, उज्जैन, यहीं पर जब अशोक यहीं पर शासन कर रहा था, शासक बनने से पहले, ठीक है। कलिंग, ठीक है, ये तोसली प्रांत इसे कहते हैं। कलिंग जो जिसे जाना जाता है, ये तोसली प्रांत था। दक्षिणापथ के अंतर्गत क्या आता था? सुवर्णगिरी नामक क्षेत्र आते थे, प्रांत आते थे। और प्राच्य या प्रासी, इसके अंतर्गत पाटिलपुत्र आता था। तो ये 5 भाग में बांटा गया था प्रांतीय प्रशासन। क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, ऐसे पूछेगा तक्षशिला कहाँ, किस प्रांत से संबंधित है? कहाँ से? तो उत्तरापथ, ठीक है। उज्जैन जो है किससे संबंधित है? तो अवंतिक राष्ट्र। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? आगे कह रहा है प्रांत, हाँ, प्रांत में प्रशासन राजकीय परिवार के ही लोग नियुक्त किए जाते थे, पहले भी बता चुके हैं। उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इस बात की चेतावनी दी गई है कि राजकुमार या आर्यपुत्र खतरे का कारण हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन पर उनका संपूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति दे देंगे तो वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगेंगे और मौर्य साम्राज्य से अलग होने लगेंगे। इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दिया जाता था, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा गया है। आगे बात करते हैं स्थानीय प्रशासन। तो 3 भागों में हम स्टार्टिंग में ही देखे थे मौर्य प्रशासन को, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। तीसरे की बात कर रहे हैं स्थानीय, जो युक्त, रज्जुक और नगरीय जो यूज हुए थे वर्ड, ये स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं स्थानीय में। तो सबसे नीचे
इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ देख लीजिए आप। तो इसको देख लेते हैं। गोपा, गोपा इसे उपवास भी कहते थे। इसका काम क्या होता था, ये गांव का लेखपाल होता था गोपा, ठीक है। और मौर्य काल की सबसे छोटी प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है। इसके पहले क्या था, कुल कुटुंब ऐसे होते थे, और मौर्य काल में आके ग्राम हो जाता है। सबसे छोटा अधिकारी गोपा होता था स्थानीय में, और उससे ऊपर रज्जुक, रज्जुक जो होता था वो स्थानिक और गोपा के बीच मध्य यानी कि मध्य कार्य करता था, ठीक है। यानी कि दोनों में संतुलन बनाता था कौन, रज्जुक, गोपा और स्थानिक। व्यवहारिक महामात्र इसे ही कहा जाता है। इसका कार्य गांव गांव के गांव न्यायालय यानी कि गांव में न्याय का कार्य इसी का होता था, रज्जुक का ही। और स्थानिक में नगर का 1/4 प्रशासन स्थानिक देखता था, कौन, स्थानिक नामक। जो आधुनिक एसडीएम है, आधुनिक एसडीएम जो होते हैं उस समय स्थानिक नाम से इन्हें पुकारा जाता था, क्या, स्थानिक। इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन चलता था। सबसे नीचे गोपा अधिकारी, फिर उसके बाद गोपा को आधुनिक में जैसे लेखपाल है, फिर रज्जुक आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, एसडीएम आता है। तो एसडीएम के अंतर्गत एसडीएम कहाँ तक शासन करता था, नगर जो नगर होता था उसका 1/4 भाग शासन करता था। उसके ऊपर प्रादेशिक होता था जिसे हम डीएम कहते हैं। इसे यूनानी लेखक अपने ग्रंथों में किस शब्द से उपयोग किया है, प्रादेशिक को किस शब्द से लिखा है, तो एग्रोनोमोई। तो प्रादेशिक जो अधिकारी है यूनानी ग्रंथों में इन्हें एग्रोनोमोई अधिकारी कहा गया है। तो आधुनिक में जो डीएम है वही प्रादेशिक अधिकारी उस समय होते थे। इनका पूरे जिला पर नियंत्रण होता था। और एक है समाहर्ता, ये सबसे ऊपर थे चीफ कलेक्टर, ठीक है। ये क्या होते थे, चीफ कलेक्टर। इन्हीं को हम समाहर्ता कहते हैं। इन्हीं के अंदर सब कुछ यानी कि कर संग्रहण होता था। चीफ कलेक्टर जैसे आधुनिक में अभी हम बात कर लें तो सचिव जो होते हैं उन्हीं को चीफ कलेक्टर इस समय कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। अब आगे बात करते हैं। प्रांतों का विभाजन जिलों में किया गया था, क्या, जिलों में, जिसे आहार या विषय कहा जाता था, आहार या विषय कहा जाता था। प्रत्येक गांव में छोटे अधिकारी को उपवास कहा जाता था। गोपा जो अधिकारी होता था उसे उपवास। गोपा का अधिकार काम क्या था, जनगणना और लेखपाल। ये गोपा के प्रति जवाबदेही थी। गोपा का स्थानीय के प्रति उत्तरदायी। अब जो अधिकारी यहाँ पे हम दिए हैं सबका एक क्रम में आप यहाँ देख लीजिए। तो गोपा जो था किसके प्रति उत्तरदायित्व था, ये था आपके रज्जुक के प्रति। और रज्जुक किसके प्रति उत्तरदायित्व था, स्थानिक के। स्थानिक किसे अपना जवाब देता था, प्रादेशिक को। प्रादेशिक के अपना जवाब किसे देता था, समाहर्ता को। इस प्रकार से यहाँ पे फाइलें चलती थी। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे हम जो बात की अभी यहाँ पे, हाँ ये देख लीजिए जो बात कर रहे हैं। तो जो गोपा है वो स्थानिक के प्रति, स्थानिक जो है प्रादेशिक के प्रति, और अंत में प्रादेशिक का जवाब जो होता था वो सीधे समाहर्ता को अपना जवाब देता था, ठीक है। तो पीछे हम इसको समझा दिए ग्राफ के मॉडल। अब कुछ यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने 3 प्रकार के कर्मचारियों का वर्णन किया गया है। मौर्य साम्राज्य के कर्मचारियों का 3 प्रकार से। पहला प्रकार है एग्रोनोमोई। ये क्वेश्चन पूछा है कि एग्रोनोमोई को क्या कहा, किस नाम से जानते हैं, तो ये आधुनिक जिला अधिकारी होते थे। इनका कार्य क्या था, सिंचाई, कृषि, वन संपदा, सड़क की देखभाल करना। ये कौन कार्य करता था, ये एग्रोनोमोई। और एरिस्टोनोमोई जो था ये नगर कमिश्नर होता था। इसका कार्य कारखानों का निरीक्षण, जन्म मृत्यु का हिसाब, बाजार पर नियंत्रण, माल बिक्री पर 10% का कर वसूलना, ये एरिस्टोनोमोई का कार्य था। तीसरा जो दल था, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा दल था सैनिक कार्यों का देखभाल करना। तो एरिस्टोनोमोई और एर्गोनोमोई ये दोनों बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सैन्य प्रशासन को क्या, सैन्य प्रशासन को 6 भागों में किसने बांटा, मैगस्थनीज ने, 6 समितियों में, ठीक है। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथारोही, हाथी, नौसेना, रसद सेना। पैदल सेना को ही पत्याध्यक्ष, ये पत्याध्यक्ष के नियंत्रण में आते थे, कौन, पैदल सेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे 2-4 बार ऐसे देखते रहेंगे, आपको जल्दी जल्दी याद होता रहेगा।
राजकीय आय के स्रोत उस समय क्या थे? तो राजकीय आय का मुख्य स्रोत जो था वो कृषि था, और दूसरा जो मुख्य स्रोत था आय एवं व्यापार था। तो कर कृषि के रूप में कितना लिया जाता था? 1/4 से 1/6। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया है और वैसे भी और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंचाई कर भी लिया जाता था। सिंचाई कर को उस समय उदय भाग नामक कर लिया जाता था, जो इन इसके उपज यानी कि 1/4 और 1/6 के बीच में कृषि का कर था। ये तो उपज का लिया ही जाता था। उसके बाद भी 1/5 से 1/3 के बीच में उदय भाग नामक कर लिया जाता था। तो ये कर सिंचाई पर लगता था। और बलि बलि जो है उस कर से है, इसका मतलब उस कर से है जो राजा उपज के भाग से अतिरिक्त प्रजा से लेता था, यानी कि ये अतिरिक्त भाग लगाता था। क्या होता था कि उस समय मान लीजिए प्रांतों में, किसी प्रांत में बाढ़, अकाल या असामयिक कुछ ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ की किसी प्रांत में किसी प्रांत की अर्थव्यवस्था चरमरा जा रही है, तो राजा क्या करता था, दूसरे प्रांत में बलि नामक कर लगा देता था। ठीक है, तो वहाँ से कर उसको उगा के जिस प्रांत में इस प्रकार की त्रासदी आई है, जैसे बाढ़ या भूकंप इस प्रकार के, वहाँ के निवासियों को बंटवा देता था। तो इस प्रकार के कर को हमको बलि कहा जाता है। ठीक है, और क्या, प्रणय कर इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपातकाल, इसको भी इसे आपात कर कहा जाता है। प्रणय कर को क्या कहा जाता है? आपात कर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ये कितना लिया जाता था? 1/3 से 1/4। यह एक युद्ध कर था। क्या? युद्ध कर। युद्ध अगर हम नहीं करेंगे किसी क्षेत्र में, तो उसके एवज में हम कर लेंगे। उस कर का क्या नाम था? प्रणय कर। ठीक है, इसी को या तो आपात कर भी कहा जाता था। ये 1/3 से लेके 1/4 था। बिष्टि कर, बेगार कर इसके नाम से जाना। सीता, राज्य की भूमि से जो कर लिया जाता था, यानी कि उस समय मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि पर भी खेती की जाती थी, तो सरकारी भूमि पर भी कर लगाया जाता था। उस कर को हम सीता कर के नाम से जानते थे। भाग, बलि एवं भाग के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं रोमन देय अभिलेख में। तो ये कृषि उत्पाद का 1/6वां हिस्सा लिया जाता था। वर्तनी, ये सड़क इस्तेमाल कर है। अगर कोई सड़क पर गंदला या कीचड़ फेंक देता था, तो ठीक है, उसके एवज में वर्तनी कर लिया जाता था। अब बात करते थे क्यों ऐसा किया जाता था? उससे सड़क सुरक्षित रहे, लोगों में एक डर बना रहे। कौटिल्य का मानना है भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसपे बिना वर्षा के खेती हो। ऐसे भूमि को अदेव मात्र कहा गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में अदेव मात्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बिना वर्षा के खेती के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है वाणिज्य एवं व्यापार। अब वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कृषि के अलावा राजस्व का अन्य स्रोत वाणिज्य व्यापार था। तो ये द्वितीय यानी कि स्रोत था आय का। वाणिज्य व्यापार में को बढ़ावा देने के लिए सड़क राजमार्गों का विकास मौर्य शासन की बड़ी देन है। ठीक है, क्योंकि ये सड़क भी पूछता है। एक बार क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछा है कि किस सड़क को ऐसे उत्तरापथ के अंतर्गत कौन मिलान करिए, कौन सा सड़क आता है। तो अभी ये हम लिखे हैं। ठीक है, इसका भी चर्चा कर रहे हैं। तो राजमार्ग से महत्वपूर्ण राजमार्ग, जो ये राजमार्ग है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन था? उत्तरापथ। तो उत्तरापथ के बारे में देख लेते हैं, जो मौर्य ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरापथ मथुरा से शुरू होता था, हजारा जाता था, उसके बाद तक्षशिला जाता था, फिर उसके बाद पेशवा। मथुरा से शुरू होकर पेशवा तक जो सड़क जाती थी उसे हम उत्तरापथ बोले हैं। ठीक है, कौटिल्य ने देश के विभिन्न मार्गों का उल्लेख किया है, जैसे राष्ट्रपथ किसे कहते थे? देहात की ओर जाने वाले पथ को राष्ट्रपथ कहते थे। क्षेत्रपथ यानी कि जो क्षेत्रों के अंदर रहते थे। मनुष्य पथ, इसी प्रकार के हमें पथ देखने को मिलते हैं। किसमें? किस काल में? मौर्य काल में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तरापथ। यही क्रम पूछा है। इसे क्रम में याद कर लीजिए। सबसे पहले मथुरा आएगा, फिर हजारा, फिर तक्षशिला, फिर उसके बाद पेशवा। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको? तो वाणिज्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पथ के बारे में उत्तरापथ, वाणिज्य एवं व्यापार से आप इसको दिमाग में छाप लीजिए। और शिल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वस्तुओं को बनाने वाले को शिल्प कहा जाता था। उस समय क्या वस्तुएं जो बनाता था उसे शिल्प कहते थे। तो वस्तुएं कौन बनाता था? जैसे लोहार हुए, सोनार हुए, ये सब वस्तुएं बनाते थे, तो इन्हीं को शिल्प कहा गया है। क्या? शिल्प कहा गया है।
शिल्प को आधुनिक में जैसे उद्योग जो है उन्हीं को प्राचीन में शिल्प के नाम से जाना जाता था। जैसे तलवार जो बनाता था, रथ बनाता था, मनका बनाता था, उद्योग के रूप में उन्हीं को शिल्प कहा गया। मौर्य काल में शिल्पों की श्रेणियां यानी कि ग्रुप स्थापित होने लगी थी। किस काल में? मौर्य काल में। ठीक है, जिनके क्योंकि ये व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा दे रहा था कौन? मौर्य काल। ठीक है, तो संघ बना किसका? श्रेणियां। तो श्रेणियों का संघ बना जिसका मुखिया भंडारिक, क्या इसका अध्यक्ष कौन होता था? श्रेणियों का मुखिया कौन होता था? भंडारिक होता था। ठीक है, और जो श्रेणियां हैं इनका जो मुखिया होता था उनको ज्येष्ठक कहते थे। ठीक है, सिर्फ श्रेणियां, और श्रेणी संघ का जो अध्यक्ष होता था उसे भंडारिक। तो आपको भूलना क्या नहीं है कि इसका जो मुखिया होता था श्रेणियां का, ये श्रेणी किसे कहा जाता था? शिल्प यानी कि उद्योग वाले को। इनका मुखिया ज्येष्ठक होता था, और श्रेणियों का इनका जो मुखिया होता था, मुखियों का संघ बना था। जैसे तलवार, रथ, मनका, इन सभी के अलग अलग ज्येष्ठक होते थे। ठीक है, उन सभी ज्येष्ठकों को मिला के एक श्रेणियों का संघ बनाया गया जिसका मुखिया कौन हुआ? भंडारिक हुआ। उद्योग की तरह व्यापारियों ने भी संघ बनाया। जैसे ये तो श्रेणी जो है ये उद्योग में बनाया गया था, उसे भंडारिक इसका अध्यक्ष कहा गया। इसी तरीके से व्यापारियों ने भी बनाया। उद्योग में ज्येष्ठक शब्द का उपयोग हुआ है। उसी तरीके से व्यापार में श्रेष्ठी, क्या श्रेष्ठिक या श्रेष्ठिन, यहाँ श्रेणियाँ हैं, यहाँ श्रेष्ठी है। व्यापार में श्रेष्ठिन है, उद्योग में श्रेष्ठिया शब्द उपयोग किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। श्रेष्ठिन का अध्यक्ष जो होता था उसे सार्थवाहक कहा जाता था, जबकि श्रेणिया का जो अध्यक्ष होता था उसे भंडारिक कहा जाता था। तो इसे आप तुलनात्मक रूप से भी पढ़ते रहिए। बनारस में जो है घोड़े के आयात का व्यापार होता था। काबुल में चिड़ियों का निर्यात होता था। और भारत का विदेशी व्यापार जैसे चीन, मिस्र, सीरिया, ये सब भी उस समय मौजूद था। अब बात कर लेते हैं आगे। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? वस्त्र उद्योग उस समय जो व्याप्त थे। इम्पॉर्टेंट है ये भी, जो यहाँ पे जो स्थान है यही पूछा जाता है। जैसे मौर्य काल का प्रधान उद्योग जो था सूत काटने का और बुनने का था। काशी कुंड, असम के सुवर्ण कुंड और जो असम का सुवर्ण कुंड है, ये सब किसके लिए फेमस थे? रेशम वस्त्र के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रेशम वस्त्र के लिए कौन सा प्राचीन नगर फेमस था? तो काशी, पुंड, असम का सुवर्ण कुंड। ठीक है, इस समय अपरांत जो कोंकण आधुनिक में है, मथुरा और मालवा, वंग, ये सब भी वस्त्रों के लिए फेमस थे। तो ये सब आप याद कर लीजिए। काशी, असम के सुवर्ण कुंड, मथुरा, मालवा, अपरांतक। जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है काशी और मथुरा पे पूछा गया है, आगे इन सभी पे पूछा जा सकता है। उस समय क्वेश्चन ये पूछा है कि रेशम वस्त्र कहाँ पे बुने जाते थे? तो ऑप्शन मथुरा, एक में और पूछा था तो उसमें ऑप्शन था काशी। तो ये सब आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। आगे बात करते हैं मुद्रा प्रणाली कैसी थी। तो इस काल की जो मुद्राएं थे उसे आहत मुद्राएं कहा जाता था। क्या? आहत मुद्राओं के नाम से जाना जाता था। तो जो आहत मुद्राएं थे उन पे सामान्यतः कुछ आकृतियां बनी होती थी, जैसे सूर्य का, तीर की नोक, पर्वत, मोर, हाथी, बैल, मछलियां, कृषि, राशि का चिन्ह। ये सब पूछता है सिक्के से संबंधित। जब पूछेगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मौर्य साम्राज्य में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पे कौन कौन से आकृतियां बने हुए थे। तो यही ऑप्शन देगा, और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे गलत कर जाएंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोर, सूर, पर्वत, हाथी, बैल, मछली, ये सब किस काल की मुद्राओं पर देखने को मिलता है? तो ये मौर्य साम्राज्य के काल में। मौर्य युग में सिक्कों को निम्न नामों से पुकारा जाता था। क्या? जो सिक्के पाए गए हैं मौर्य काल में उन्हें अलग अलग नाम, जैसे चांदी के सिक्कों को करसाणपण या पण कहा जाता था। ठीक है, सोने को सुवर्ण या पाद कहा जाता था, तांबे का सिक्का कांकड़ी या मानस, और विदेशी सिक्कों को डेरिक नाम से कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन यही पूछा है कि मौर्यकालीन सिक्कों को, या इस प्रकार से मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के विद्यमान थे? तो उसमें ऑप्शन था पाद। क्या? पाद। इसी प्रकार से पण भी विद्यमान था। क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें ऑप्शन पण दे देगा, तो पण भी विद्यमान था। करसाणपण यानी कि
कर्षाणपण भी विद्यमान था और डेयरी मुद्राएं भी विद्यमान थी। तो ये सब मुद्राएं क्वेश्चन पूछने का तरीका भी हम बता चुके हैं और ये मुद्राएं इसी से संबंधित है। कोई सोना जो है उसे अलग नाम से, चांदी का जो सिक्का है उसे अलग नाम से, चांदी के सिक्कों को कर्षाणपण या पण, सोने के सिक्कों को सुवर्ण या पाद। पाद जो है सोना और पण जो है चांदी, ठीक है। पण चांदी, पाद सोना और तांबे का सिक्का कांकड़ी या मानस। आगे बात कर लेते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज ने क्या भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। कौन कौन से, ये क्रम से पूछता है। दूसरे नंबर पे किसका व्याख्या किया गया है भारतीय समाज में, तो किसान का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्रम से इसे याद रखिए, इसको हमने क्रम से लिखा गया है। जैसे मेगास्थनीज के इंडिका में क्रम दिया गया है, इसी क्रम को हमने यहाँ पे लिखा है। पहले नंबर पे दार्शनिक, दूसरे पे किसान, तीसरे पे शिकारी एवं पशुपालक, चौथे पे शिल्पी एवं कारीगर, पांचवें पे योद्धा, छठवें पे गुप्तचर, सातवें पे अमात्य। तो आप इसको क्रम वाइज याद करिए और किस क्रम पे किसका उल्लेख किया गया। जैसे दूसरे पे किसान और सातवें पे अमात्य, छठवें पे गुप्तचर, पांचवें पे योद्धा, पहले पे दार्शनिक, तीसरे पे शिकारी पशुपालक। स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे 2-4 बार आप देखिए, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। धर्म, इस समय मौर्य समय काल में जो धर्म थे उसको देख लेते हैं। इस समय मूर्तियां मंदिर में स्थापित हो चुकी थी। नगर के जो 4 मुख्य दरवाजे होते थे, उन दरवाजों पर विभिन्न देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। एक नगर होता था, जैसे इस प्रकार का नगर है, तो एक गेट इधर, एक गेट इधर, एक गेट इधर और एक गेट इधर, यानी कि चारों साइड में गेट होते थे। उन चारों गेटों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। कौन कौन, वो नाम जान लीजिए आप। ये टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मा जो मूर्ति बनती थी, ये उत्तर द्वार पे बनता था। इंद्र का जो मूर्ति बनता था पूर्व द्वार पर। यम का जो मूर्ति बनती थी वो दक्षिण द्वार पर। स्कंद का जो मूर्ति बनती थी वो पश्चिम द्वार पर। तो इसे आप उत्तर में ब्रह्मा, पूर्व में, उत्तर में ब्रह्मा और उत्तर में ब्रह्मा, दक्षिण में यम, उत्तर में ब्रह्मा, दक्षिण में यम, इंद्र पूर्व, स्कंद पश्चिम। इसी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। अशोक के ही काल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ। अशोक ने धर्म प्रचारक के लिए दूत भेजे थे, ठीक है। ये महावंश में, इसका उल्लेख कहाँ में देखने को मिलता है, तो महावंश, सिंगली अनुश्रुति के महावंश में देखने को मिलता है। कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। कौन कौन, जैसे पूछा है मज्झंतिक और महेंद्र संघमित्रा, महाधर्मरक्षित। ये 3 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं। आगे ये सब पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिए। तो मज्झंतिक जो है कश्मीर और गंधार गया था ये व्यक्ति धर्म प्रचार के लिए, और मध्यम जो था ये हिमालय देश गया था धर्म प्रचार के लिए। सोन तथा जो उत्तर था ये सुवर्ण भूमि में गया था प्रचार के लिए। महेंद्र तथा जो संघमित्रा था वो श्रीलंका गया था। ये इनके पुत्र पुत्रियां हैं, किसके, अशोक का पुत्र महेंद्र है और संघमित्रा जो है ये अशोक की पुत्री है। इसका विवाह जो हुआ था नेपाल के पास में हुआ था, एक रईस घर में। धर्मरक्षित अपरांतक यानी कोंकण गया था, ठीक है। और महाधर्म रक्षित, ये महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, महा से महाधर्म रक्षित भी स्टार्ट होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। महाधर्म रक्षित संबंधित कहाँ गया था प्रचार करने, धर्म प्रचार करने के लिए, तो महाराष्ट्र गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-4 बार देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आपको ये सब याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पाटलिपुत्र नगर परिषद 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था वहाँ पे 5 सदस्यों के 6 समितियाँ देखने को मिलती है। तो उन समितियों को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है नेट जेआरएफ में। तो हो सकता है, क्योंकि नेट जेआरएफ में पूछा गया तो वही एग्जाम आगे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, और जान भी लीजिए। तो 6 कौन है। पहली जो समिति थी उसमें औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण, ठीक है, पहली जो समिति संबंधित थी। दूसरी समिति जो संबंधित थी वो थी विदेशी यात्राओं के भोजन, निवास और चिकित्सा पे संबंधित था। तीसरी जो समिति संबंधित थी वो जनगणना का हिसाब किताब करता था। चौथी जो समिति संबंधित था वो किससे था, चौथी समिति थी नगर के वाणिज्य व्यापार की देखभाल के लिए। 5वीं जो है वो उद्योग से संबंधित थी, यानी मिलावट को रोकने के लिए। 6ठी समिति जो था वो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर
कर वसूलने का कार्य करता था कौन, ये छठी समिति होती थी। ठीक है, तो इनको समितियों के भी रूप में हम देखते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र के नगर को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे अशोक के स्तंभ, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया, पीसीएस में भी, टीजीटी पीजीटी सभी में पूछा गया, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है, यानी कि जो सिंह शीर्ष है सारनाथ का, उस पे सिंह बनाया गया, सिंह पशु का चित्र बनाया गया है जो सारनाथ का स्तंभ है। इसके चारों ओर सजीव सिंह पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो यहाँ बता रहे हैं वही वही याद करिए। तो सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जो तीलियों के रूप में है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसके बीच में जो तीलियां बनाई गई हैं, ये कहाँ के, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय झंडा में जो तीलियां हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हैं जो धर्म चक्र के प्रतीक हैं। इन्हीं पर 4 पशुओं का उल्लेख है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उन 4 पशुओं का उल्लेख कौन कौन से हैं, तो गज यानी कि हाथी, अश्व, बैल और सिंह, यानी कि गज, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है कहाँ, अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सारनाथ स्तंभ लेख में कौन 4 पशुएं हैं, तो गज, अश्व, सिंह और बैल। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे ये शीर्ष बने हैं, क्वेश्चन पूछा है, ऐसे मिलान सही सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दिए हैं। इसमें देख लीजिए, सांची जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह बना है, रामपुरवा का सिंह बना है, लौरिया अंग्रेराज का गरुण शीर्ष, यही इंपॉर्टेंट है 2, ये लौरिया और लुम्बनी और संकास, ये 3 इंपॉर्टेंट है जिन पे अलग अलग मतलब स्तंभ के शीर्ष पर अलग पशु बने हैं, बाकी सभी पर सिंह ही बने हैं, यानी कि शेर ही बने हैं। तो लौरिया अरेराज में गरुण शीर्ष है, सारनाथ में चतुर्मुखी सिंह। ऐसे पूछेगा ऑप्शन में कि चतुर्मुखी सिंह जो बना है वो कहाँ पे बना है, किस स्तंभ लेख में, तो सारनाथ स्तंभ लेख में। लुम्बिनी जो स्तंभ है, ठीक है, वहाँ के शीर्ष पर, अर्थात लुम्बिनी में जो रुम्बनदेही अभिलेख है, लघु शिलालेख, वहाँ उसके शीर्ष पर अश्व बना है, घोड़े का चित्र बना है, और सकाश से जो मिला है वहाँ पे गज, हाथी का चित्र मिला है। तो जो अशोक के शिलालेख प्राप्त किए गए हैं उनके स्तंभों पर कुछ न कुछ चित्र बनाए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं, तो मौर्य कालीन में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मौर्य कालीन में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, तो पटना के समीप बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, ठीक है, वहाँ का नगर के परकोटे यानी कि नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तथा कुम्हार यानी बिहार में ये भी स्थित है, कुम्हार से राजप्रसाद अवशेष प्राप्त किया गया है। ये 2 अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ये बताते हैं कि लकड़ी के भवन निर्माण किए जाते थे मौर्य कालीन में। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप इसे पूरा देखिए। और हम ये बात कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना तो हमारा गारंटी है। चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आरओ हो, टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।